बहुत बार ना समाज में हम ऐसी चीजें करते हैं जो हमें पसंद नहीं है। हम खुद की ऐसी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, वास्तव में हम वो हैं ही नहीं, लेकिन हम अपनी झूठी इमेज बनाने की क्यों कोशिश करते हैं? पीयर प्रेशर के चलते या फिर समाज में एक्सेप्टेंस हासिल करने के लिए। जैसे खास करके आपने ना टीनेजर्स में ये चीज देखी होगी कि क्लास में बाकी लोग जिस चीज को कूल समझते हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट्स जानबूझ के उसी चीज को करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो भी बाकियों को दिखा सकें कि हम भी कूल हैं। समझ रहे हो? लेकिन देखो, इससे ना कॉग्निटिव डिसोनेंस आता है आगे चल के। महात्मा गांधी एक बात बोलते हैं कि जो हम सोचते हैं अगर वही हम करते हैं ना, तो हमारे अंदर पीस रहती है। लेकिन हम सोचते कुछ अलग हैं, करते कुछ और हैं, तो फिर मन कभी शांत नहीं होता, अंदर से कभी पीस नहीं आती। इसलिए कोट ये है, देखो, इससे अच्छा कि लोग हमें उस चीज के लिए प्यार करें जो हम है ही नहीं, इससे अच्छा तो यही है कि एक्चुअल में हम जो हैं उसके लिए बेशक नफरत कर दे दुनिया हमसे। मतलब अपनी ट्रू पर्सनैलिटी के साथ हमें जीना चाहिए, ना कि एक नकाब ओढ़ के। जो आपके अपने चाहने वाले हैं वो आपको उसी पर्सनैलिटी के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद देखो, डिस्कशन की बात करें, आज की डेट है 23 जनवरी। आज देखो ज्यादातर आर्टिकल्स हैं इंडियन एक्सप्रेस में और कुछ और जगहों पर राम मंदिर से संबंधित हैं। तो आज आर्टिकल्स कुछ चूज तो किए हैं, लेकिन यूनिक आर्टिकल्स नहीं है कि हाँ नए इश्यूज इमर्ज होके आए। एक हाँ नई स्कीम लॉन्च की है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, वो नया इशू है। बाकी देखो, एक आरटीआई से संबंधित इशू है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ना आदेश दिया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आदेश नहीं दे सकते, तो इससे संबंधित इशू है। और लास्ट जो इशू है वो है वन इलेक्शन वन नेशन से संबंधित। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वन नेशन वन इलेक्शन के आइडिया से संबंधित है। आप देखो जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सितंबर 2023 में यूनियन गवर्नमेंट ने ना एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया इस इशू पे। क्या हमारे देश में लोकसभा के और सभी के सभी राज्यों के इलेक्शंस एक साथ करवाने चाहिए? अब यह कमेटी अपना काम कर रही है। सितंबर से लेकर अभी तक 3 बार यह कमेटी मिल चुकी है और अभी ना पब्लिक व्यूज मांगे गए हैं इस कमेटी के द्वारा। जूरिस्ट से, लोगों से, जो भी डिग्निटरीज हैं, अलग अलग पार्टीज के लोग हैं, उनको बोला गया है कि इस इशू पर आप अपनी ना राय व्यक्त कीजिए। देखो, ये इशू काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इशू ऐसा है जो हमारे देश के फेडरलिज्म के मॉडल को पूरी तरह से बदल सकता है। ये इशू ऐसा है कि हमारा देश का लोकतंत्र कैसा है, लोकतंत्र के यानी डेमोक्रेसी के नेचर को बदल सकता है। और अभी तो आपको पता है 2024 के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ये इशू और भी ज्यादा सुर्खियों में है। देखो, वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में ना जो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं वो कॉमन आर्गुमेंट्स हैं, वो आपको भी पता है कि बार बार इलेक्शंस होते हैं तो खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है। 2014 के जनरल इलेक्शंस में कितनी कॉस्ट आई? 3,870 करोड़। दूसरा आर्गुमेंट यह दिया जाता है वन नेशन वन इलेक्शंस के पक्ष में कि बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगती है। आज यूनियन इलेक्शंस है, मतलब पार्लियामेंट के लिए इलेक्शंस हैं, कल किसी स्टेट में असेंबली के लिए इलेक्शंस होंगे, तो बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ना सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर सकती, तो ये तर्क ये है कि गवर्नेंस प्रभावित होती है। समझ गए? एक ही बार अगर इलेक्शन होंगे तो गवर्नेंस प्रभावित नहीं होगी। लेकिन राइटर ये कहते हैं, देखो ये जो तर्क है ना कि कॉस्ट आती है ज्यादा इलेक्शंस कंडक्ट करने में, ये कोई तर्क नहीं है। अगर देश के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए अगर इतनी कीमत चुकानी पड़ रही है तो वो सही है, क्योंकि दोनों इलेक्शंस अगर मिक्स करोगे ना तो जनता कंफ्यूज हो जाएगी। जनता फिर स्टेट के इलेक्शंस में भी नेशनल इश्यूज पे वोट देने लगेगी और लोकल इश्यूज दब जाएंगे, स्टेट इलेक्शंस में नेशनल इश्यूज हावी हो जाएंगे। राइटर कुछ और आर्गुमेंट्स देते हैं। देखो, ऐसा टाइम तो जरूर आएगा, किसी ना किसी राज्य में सरकार गिर जाएगी और वहां पे ना फिर से इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का क्या औचित्य बनता है? मान लीजिए अभी तो एक बार के लिए सभी स्टेट्स और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ करवा भी दिए,
लेकिन 2.5 साल बाद मान लीजिए किसी राज्य की सरकार गिर गई, तो क्या वहां पे 2.5 साल प्रेसिडेंट रूल रहेगा? इसके बाद राइटर बोलते हैं, और बात रही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लागू होने से गवर्नेंस प्रभावित होती है। राइटर कहते हैं ये तो देखो जरूरी पेन है, जरूरी दर्द है, जिसकी वजह से ये इंश्योर होता है कि जो सरकार है वो वोटर पे अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस ना डाल सके, यानी सरकार यानी रूलिंग पार्टी वोटर को इन्फ्लुएंस ना कर सके अपनी गवर्नमेंट पावर्स का इस्तेमाल करके। समझ गए? फिर राइटर ये बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में देख लीजिए कितने सालों से इलेक्शन नहीं हुए, तो क्या वहां पे डेमोक्रेसी प्रभावित नहीं हो रही है? जाहिर तौर पे हो रही है। तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट राइटर ना इसके बाद ये देते हैं, एक फेमस केस है 1994 का, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया था स्टेट्स की ना हमारे देश में अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है लोगों की सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल लाइफ में। पॉइंट फिर से क्लियर करता हूं, पॉइंट ये है हमारे देश में ना जो राज्य है ना उनकी अलग से एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है। जैसे देखो यूनियन गवर्नमेंट का ना लोगों की पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल लाइफ में एक रोल है, उसी प्रकार से स्टेट्स का भी, राज्यों का भी लोगों की पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल लाइफ में एक रोल है। रोल ये है कि लोगों की ये लाइफ इंप्रूव करना, अपलिफ्ट करना। संविधान में स्टेट लेजिस्लेचर्स का एक निश्चित कार्यकाल बताया गया है 5 साल, जब से स्टेट लेजिस्लेचर गठित होती है, और इसी प्रकार का प्रोविजन यूनियन पार्लियामेंट का भी है। तो अगर अब 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए हम कुछ राज्यों में सरकार को बर्खास्त करते हैं ताकि सिंक्रोनाइजेशन किया जा सके, फॉर एग्जाम्पल इसी लोकसभा इलेक्शंस के साथ सभी राज्यों के इलेक्शंस हों, तो देखो जैसे कर्नाटक है, राजस्थान है, यहां पे तो अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं, समझ रहे हो, यहां पे तो अभी अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो इनका कार्यकाल तो 5 साल का नहीं चला जो कि संविधान में बोला गया है। तो फिर ये चीज जो है ना संविधान के अगेंस्ट हो जाती है। और इवन 1994 की जो ये जजमेंट है SR बोमई केस की, इस जजमेंट के भी विरुद्ध हो जाता है ये कंसेप्ट कि कुछ राज्य सरकारों को बर्खास्त करके उनका टाइमिंग जो है बाकी राज्यों और लोकसभा इलेक्शंस के साथ किया जाए ताकि सारा इलेक्शंस एक साथ हो सके। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो अभी जो हाई लेवल कमेटी है ना इस इशू पे काम कर रही है, उन्होंने ना अपनी एक वेबसाइट बनाई है और वेबसाइट पे ना सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है इस इशू से संबंधित, सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। बट राइटर कहते हैं उन्होंने ना ये इंफॉर्मेशन 2 भाषाओं में डाली है, एक इंग्लिश और दूसरा हिंदी। जबकि देखो संविधान के 8वें शेड्यूल में तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन देना और बाकियों को एक्सक्लूड करना, ये तो इनइक्वालिटी है, बायसनेस नहीं हो गई है। अगला पॉइंट देखो ये है, इलेक्शन कमीशन ना बिल्कुल इस इशू पर चुप है। जैसे देखो डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ था, आरबीआई शुरू में दर्शक बन के देख रहा था, उसी प्रकार से इतने बड़े इशू पे इलेक्शन कमीशन कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा है। तो यूं लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जो ऑटोनमी है ना इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने की, वो प्रभावित हो रही है, उस पर क्वेश्चंस खड़े होते हैं। लास्ट में राइटर बोलते हैं कंक्लूजन में, मोस्ट लाइकली ये जो कमेटी है ना पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की गई है, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के फेवर में ही अपनी रिपोर्ट देगी। और देखो उसके बाद ना ये मामला जाएगा कहां पर, कोर्ट में जाएगा। यूके में तो देखो पार्लियामेंट सुप्रीम है, बट हमारे देश में ना स्ट्रक्चर अलग है। इवन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को हायर कोर्ट्स जो हैं स्क्रूटिनाइज कर सकती हैं। तो अगर देखो इस कमेटी ने, हाई लेवल कमेटी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के फेवर में भी अपनी रिपोर्ट दी और बाद में पार्लियामेंट के थ्रू इसे पास भी करवा लिया गया, तो भी मामला जाएगा हायर कोर्ट्स में। और फिर सुप्रीम कोर्ट पे यह बात आएगी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में संविधान और डेमोक्रेसी को बचाने की जब बात आती है तो चुपचाप रहते हैं या फिर एक्टिवली उस चीज को खारिज कर देते हैं। तो ये पूरा इश्यू हमने डिस्कस किया। राइटर अपना व्यू बताते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे पर। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, प्रधानमंत्री
सूर्योदय योजना से संबंधित हैं। कल देखो अयोध्या से वापस आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये नई स्कीम लॉन्च की, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इंडिया की सोलर कैपेसिटी को इंक्रीज करने के उद्देश्य से ये स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम में क्या होगा, 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। समझ गए? इससे फायदा क्या होगा? फायदे देखो इससे काफी सारे होंगे। एक तो देखो जिन भी घरों में ये रूफटॉप सोलर सिस्टम लगेगा उनको बिजली मिलेगी, बल्कि वो एक्सेस में बिजली अगर जनरेट करता है सोलर सिस्टम तो ना जिन घरों के ऊपर ये लगेगा वो लोग बेच भी सकते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस में पैदा हुई है। ये फायदा है। तो मतलब उनकी इनकम बचेगी जिन भी घरों के ऊपर ये लगेगा। और हमारा देश जो एनर्जी के लिए देखो दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है, हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट होने की दिशा में आगे बढ़ेगा। चूंकि सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है और इससे इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा। और वैसे ग्लोबल वार्मिंग जो काफ़ी ज़्यादा हो रही है और इंडिया ने पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में अपने टारगेट्स रखे हैं, उन कमिटमेंट्स को फुलफिल करने की दिशा में इंडिया आगे बढ़ेगा। वैसे देखो राइटर ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देते हैं यहाँ पे। अभी ना दिसंबर 2023 तक इंडिया में टोटल सोलर पावर कैपेसिटी कितनी है? 73.31 गीगावाट। और सबसे ज़्यादा सोलर कैपेसिटी कौन से राज्य में है? कई बार यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती है। हमारे देश में राजस्थान वो राज्य है जहां पे हाईएस्ट सोलर कैपेसिटी है 18.7 गीगावाट। गुजरात रूफटॉप सोलर कैपेसिटी के मामले में टॉप पे है, 2.8 गीगावाट सोलर पावर वहां प्रोड्यूस होती है रूफटॉप सोलर सिस्टम से, मतलब अलग अलग घरों के ऊपर छतों पर जो सोलर सिस्टम लगे हुए हैं उनसे। वैसे देखो सरकार का ना रूफटॉप सोलर प्रोग्राम ऑलरेडी वो प्रोग्राम है जो घरों की छतों पर सोलर सिस्टम प्रमोट कर रहा है। ये सरकार ने लॉन्च किया था 2014 में। टारगेट शुरू में तो ये था इसका कि 2022 के अंत तक 40 गीगावाट सोलर पावर हम प्रोड्यूस करेंगे सिर्फ और सिर्फ रूफटॉप सोलर सिस्टम से, लेकिन ये हो नहीं पाया। डेटा ये कहता है नवंबर 2023 तक हमारे देश में रूफटॉप सोलर पावर प्रोड्यूस हो रही है 10.4 गीगावाट। इसलिए सरकार ने ना इस प्रोग्राम को एक्सपेंड कर दिया था, 2026 तक कर दिया है। अब 2026 तक हमें यह टारगेट अचीव करना है। 2026 आने से पहले, मतलब खत्म होने से पहले 40 गीगावाट सोलर पावर हमें प्रोड्यूस करनी है रूफटॉप सोलर सिस्टम से। यानी रूफटॉप सोलर कैपेसिटी हमारी 40 गीगावाट की होनी चाहिए 2026 के खत्म होने से पहले। उसी दृष्टिकोण से ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ताकि ये एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम है ना रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के टारगेट को अचीव किया जा सके। इस प्रोग्राम में आप पूछोगे सरकार क्या करती है? सरकार देखो मदद करती है, मतलब सब्सिडी देती है। जो कस्टमर्स हैं, आप भी इस प्रोग्राम के तहत सब्सिडी लेना चाहते हो तो वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कीजिए। और जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं वो देखेंगी कि जिस वेंडर ने आपके घर की छत पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया है, क्या नेट मीटरिंग वो सारा सिस्टम ठीक से लगाया या नहीं लगाया है। नेट मीटरिंग मतलब होता क्या है, अगर देखो आपका सोलर सिस्टम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और आप उसे बेचना चाहते हो तो उसके लिए नेट मीटरिंग का होना जरूरी है। तभी तो पता लगेगा ना कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने किसी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को बेची है। पता लगेगा कितनी बेची है, तभी तो उसके पैसे आपके अकाउंट में आएंगे फर्दर। फिर तो आप भी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हो इस रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत। अब कुछ और चीजें, इंडिया अपना सोलर पावर क्यों एक्सपेंड करना चाहता है? देखो आने वाले 30 सालों में ना हमारे देश में एनर्जी डिमांड काफी तेजी से बढ़ने वाली है। इंडिया आपको पता है काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और ये एनर्जी डिमांड हम सिर्फ कोल या फिर ऑयल बेस्ड पावर की सहायता से नहीं पूरी कर सकते। इससे क्या है, एयर पोल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और जबकि पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में हमने वादा किया है, कमिटमेंट की है कि 2070 आते आते तो हम बिल्कुल ही नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल कर लेंगे। मतलब जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इंडिया का टारगेट देखो ये है
2030 खत्म होने से पहले 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस करें। अगर देखो इस टारगेट को पूरा करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर पावर का भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा, और उस दृष्टिकोण से भी ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो सोलर पावर प्रोड्यूस करना बहुत महंगा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ना बहुत सस्ते सस्ते सोलर पावर सिस्टम भी आने लग गए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है, अभी भी ना इंडिया सोलर टेक्नोलॉजी के मामले में ना डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। खुद से हम ये सारे के सारे सोलर सिस्टम प्रोड्यूस करें और टेक्नोलॉजी के मामले में भी सेल्फ सफिशिएंट हो, ये भी हमें इंश्योर करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। नई जो स्कीम लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। देखो कभी भी ना कोई स्कीम आती है ना, ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा कोई जरूरी नहीं स्कीम के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ब्यूटीफुली पॉइंट्स एग्जांपल्स देते हो। अगर क्लाइमेट चेंज से संबंधित इशू आ गया तो वहां ऐसे एग्जांपल्स दीजिए ना स्कीम से संबंधित वैल्यू एडिशन के लिए। इंटरलिंक करना हमें आज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा, जो हमने डिस्कस किया उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया और आंसर दे दिया बस। ये देखो यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा और हमारे पास में जो भी नॉलेज है ना उसको हमें बढ़िया ढंग से यूज करना है। कोई एग्जाम्पल कहाँ फिट बैठता है हमें यूज करना है, कोई डेटा किसी दूसरे इशू का है लेकिन वहां पे फिट बैठ रहा है किसी दूसरे इशू में, तो वो यूज करना है। समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, आरटीआई से संबंधित है। पीएम केयर फंड आपको पता है कोविड के समय बना था, और इस फंड में आप डोनेट देते हो तो टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है। तो ना हाल ही में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह ऑर्डर दिया कि आप ना उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दीजिए। पीएम केयर फंड ने जब आपके पास अप्लाई किया कि हमें टैक्स एग्जम्पशन वाला स्टेटस चाहिए कि कोई हमारे फंड में डोनेट करे तो उसको टैक्स में एग्जम्पशन मिले, तो जब पीएम केयर फंड वालों ने आपके पास में अप्लाई किया तो वो डॉक्यूमेंट्स हमें दीजिए, ऐसा आदेश दिया गया सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बट देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पहुंच गए दिल्ली हाईकोर्ट के पास में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के आदेश को निरस्त कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बोला है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास पावर नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस देने की। दोनों में से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ा है, आपके पास कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आदेश दे इसको। तो मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो आदेश था ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आप डॉक्यूमेंट्स दीजिए, वो डॉक्यूमेंट्स जो पीएम केयर फंड वालों ने आपको सबमिट किए टैक्स एग्जम्पशन वाला स्टेटस हासिल करने के लिए, वो अब खारिज कर दिया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो आरटीआई से संबंधित एक प्रॉपर डिस्कशन हम कर लेते हैं, इशू ये इंपॉर्टेंट है। देखो थॉमस जेफरसन ने ना एक बार बोला था कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन ना करेंसी के समान है। डेमोक्रेसी तभी फलती फूलती है जब इंफॉर्मेशन ज्यादा स्प्रेड होती है, सिटीजन्स आसानी से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं। हमारे देश के आर्टिकल 19 सेक्शन 1A में राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोला गया है। 2005 में पार्लियामेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया, बनाया। ये जो एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को और ज्यादा मजबूत बनाता है। आरटीआई एक्ट से संबंधित अनेकों स्टोरीज आपने भी पढ़ी होंगी और हमारे सामने भी हैं। देखो आरटीआई है क्या, वैसे तो आपको पता ही होगा, अभी तक आप सब लोग मैच्योर लोग हो, लेकिन बेसिक्स में आपको बता देता हूं क्योंकि ये हमारे जीएस पेपर 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। आरटीआई एक्ट सिटीजन्स को इंपावर करता है कि वो यूनियन और स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो इससे उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, जनता आरटीआई फाइल करके इंफॉर्मेशन मांग कर सकती है। ये ब्रिज कब पास हुआ, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कब से इसका निर्माण स्टार्ट हुआ, हर तरह की इंफॉर्मेशन पब्लिक के द्वारा डिमांड की जा सकती है। ये अपने आप में रेवोल्यूशन था। पहले देखो सीक्रेसी रहती थी, पब्लिक ऑफिशियल्स आंसर ही नहीं देते थे जनता का, कब से ब्रिज स्टार्ट हुआ बनना, कब से रोड बननी स्टार्ट हुई, किसने बनाई। पब्लिक ऑफिशियल्स कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देते जनता को। उनको लगता था कि हम तो मालिक हैं, जबकि नाम में ही देखो पब्लिक सर्वेंट हैं। वो ब्रिटिश मेंटेलिटी के साथ काम किया करते थे। लेकिन इस एक्ट ने जनता को बहुत मजबूत बनाया है। एक्ट में बोला गया है पब्लिक अथॉरिटीज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर से संबंधित इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, जैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितनी वैकेंसीज हैं,
फंक्शंस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पावर और ड्यूटीज क्या है, ऑफिसर्स का, एम्प्लॉइज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, सब कुछ उनको बताना पड़ता है। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 में बोला गया है कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑफिस ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रिलीज करेगा ताकि लोगों को आरटीआई फाइल करने की आवश्यकता पड़े ही ना। समझ गए? मतलब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो अपनी वेबसाइट पर डालेंगे उतनी कम से कम लोग आरटीआई फाइल करेंगे ना। सेक्शन 8 में, हालांकि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 में कुछ एग्जाम्पशंस बताई गई हैं। एग्जाम्पशंस की लिस्ट काफी लंबी है। देश की सोवरेनिटी से संबंधित मामला हो, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मामला हो, हमारे किसी फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशंस का मामला हो, किसी से अपराध भड़के ऑफेंस हो, ऐसा कोई मामला हो, और बहुत सारे मामले हैं। ट्रेड सीक्रेट्स का मामला हो, कैबिनेट पेपर्स से संबंधित मामला हो, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 से संबंधित मामला हो, तो आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है। यह बोला गया है कि हर एक ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उस ऑफिस में इंफॉर्मेशन देने के लिए। और इसके अलावा एक्ट में यह भी बोला गया है कि स्टेट लेवल पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन कमीशन इस्टेब्लिश भी किए गए हैं। अगर आरटीआई एक्ट का इंप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा है, जनता की कोई शिकायतें हैं, तो वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। टाइमलाइन भी बताई गई हुई है एक्ट में कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को 30 दिनों के अंदर इंफॉर्मेशन देनी है, और सिटीजन की लाइफ और लिबर्टी से संबंधित मामला है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर बताना होता है, या तो इंफॉर्मेशन देनी होती है, अगर नहीं देनी है तो भी बताना है कि क्यों नहीं दी जा सकती। उस पब्लिक ऑफिस में देखो, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अगेंस्ट ही अपील फाइल की जा सकती है डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी के पास में, और डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी जो है दोनों पार्टीज को सुनती है, उसके बाद अपना ऑर्डर पास करती है। सेकंड अपील फाइल की जा सकती है इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में, अगर कोई सिटीजन अपीलेट अथॉरिटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ये हमने बेसिक्स की बात कर ली। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। करप्शन को रोकने का टूल है। पिछले 17 सालों में न जाने कितने घोटालों का उजागर हुआ है, एक्सपोज हुए हैं इस टूल की सहायता से, जैसे आदर्श सोसाइटी स्कैम, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। सिटीजन्स की वॉइस को एम्पावर करने का काम किया है, सिटीजन्स में कॉन्फिडेंस आ गया है क्वेश्चंस पूछने का, डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम किया है इस एक्ट ने। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है पब्लिक डोमेन में। इसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से आर्टिकल में इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं। थ्रेट टू आरटीआई एक्टिविस्ट, बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की गई है, ऑलमोस्ट 99। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी वैकेंसीज खाली रहती हैं, काम ठीक से नहीं करते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट में फेरबदल किया था, जिसकी वजह से अब पहले इनका दर्जा इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का इलेक्शन कमिश्नर के बराबर हुआ करता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट में फेरबदल किया। अब उनके टेन्योर और रिनमरेशंस की सारी जो चीज़ें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती हैं। पहले उनका कार्यकाल 5 साल का हुआ करता था, अब 3 साल का हो गया। मतलब अब उनकी सर्विस रिलेटेड जो निटिग्रिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई, तो वो निष्पक्ष रूप से काम नहीं करते, मतलब ऐसा दावा है कुछ एक्सपर्ट्स का। नेक्स्ट, राइजिंग पेंडेंसी, केसेस की जो पेंडेंसी है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनको बहुत धीरे धीरे ढंग से डिस्पोज किया जाता है। अपील्स बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो गई हैं। नेक्स्ट, जुडिशियल बोटलनेक, बहुत बार देखो इंफॉर्मेशन कमीशन के फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑर्डर फाइल कर देती है। हाई कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस भी दी थी, लेकिन बावजूद इसके हाई कोर्ट रिट फाइल कर देते हैं। तो जिसको इंफॉर्मेशन कमीशन से शिकायत होती है वो सीधा हाई कोर्ट चले जाते हैं, जबकि सोचा शुरुआत में यह गया था कि इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला अंतिम होगा। नेक्स्ट, देखो ब्यूरोक्रेट्स की एक शिकायत रहती है कि ना फर्जी आरटीआईज, यानी जिनका कोई मतलब नहीं बनता, ऐसी आरटीआईज बहुत फाइल की जाती हैं और इससे एम्प्लॉइज का काम बढ़ जाता है, उनको ऐसी ऐसी बेकार सी आरटीआईज का जवाब देना पड़ता है। लेकिन राइटर कहते हैं देखो ऐसी आरटीआईज की संख्या सिर्फ 4% है, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का एक्सक्यूज है, बहाना है। इसके बाद कुछ सजेशंस दिए जाते हैं। सबसे पहले देखो कोड ऑफ कंडक्ट इवॉल्व होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए, कि वो गवर्नमेंट से स्ट्रिक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। गवर्नमेंट अब उनकी सर्विस कंट्रोल करती है, तो ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट के प्रति अकाउंटेबल हैं। डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, गवर्नमेंट के खिलाफ आदेश दें जब आवश्यकता पड़ती है, जब गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन नहीं देती है, ऐसा नहीं कि उनके सामने झुक जाएं। नेक्स्ट चीज, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं डीडीए वर्सेस कीपर कंस्ट्रक्शन केस में, उनको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करना चाहिए, और हाई कोर्ट को ना रिट नहीं यूज करनी चाहिए
सीआईसी और सीआईसी की एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब उनकी ज्यूरिडिक्शन में ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है, अभी भी बहुत कम लोग आरटीआई फाइल करते हैं। चौथा, देखो ये भी जरूरी है कि प्रेस की फ्रीडम को इंश्योर किया जाए और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अपनी कंप्लीट ऑटोनॉमी इंश्योर करें, जो ऑफिशियल्स गलती करते हैं उनको पनिश किया जाए। बट क्वेश्चन ये उठता है, कौन करेगा? राइटर एक तरफ आर्टिकल सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, सरकार तो पनिश करेगी नहीं उनको। खैर, पांचवा, लोकल लैंग्वेज में भी आरटीआई फाइल करने का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। छठा, स्कूलों से ही, स्कूल लेवल से ही आरटीआई का ऑप्शन स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि बड़े हो गए जब वो आरटीआई फाइल करना चाहें तो कर सकें। लास्ट में वही बात हम याद कर सकते हैं जो थॉमस जेफरसन ने बोली थी कि डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन एक करेंसी है और उस करेंसी को, मतलब करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करने का काम करता है आरटीआई। ये तो देखो हमने थोड़े जनरलाइज वे में आरटीआई को डिस्कस किया बड़ी पिक्चर के साथ। अब एक स्पेसिफिक इशू है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है, सुनवाई चल रही है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज को भी आरटीआई के दायरे में आना चाहिए? ऐसा देखो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सरकार से बहुत तरह की सब्सिडी और टैक्स एग्जम्पशन लेती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, फायदा लेती हैं सरकार से, तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, उनको भी सरकार की तरह आरटीआई के दायरे में आना चाहिए। अब इसके फेवर में भी पॉइंट है, अगेंस्ट में भी पॉइंट्स हैं। क्यों नहीं आना चाहिए पहले वो देख लेते हैं। क्यों? सबसे पहला पॉइंट, ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी। पॉलिटिकल पार्टीज का देखो ये कहना है कि हम अलग से चलना चाहते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के। हमारी जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो प्राइवेट रहनी चाहिए, वो जनता के सामने नहीं आनी चाहिए। इससे तो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को पता लग जाएगा। और आरटीआई की जो डेफिनेशन है वो बोलती भी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक अथॉरिटी है, तो फिर हमको क्यों शामिल कर रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि हमारा नेचर वॉलंटरी है, हम पब्लिक बॉडीज है ही नहीं। अब किसी की चॉइस है वो कब किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करे, कब किसी को छोड़ दे, समझ गए। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज की तरह कोई ऑब्लिगेशन नहीं है पब्लिक ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर में। पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सारी तो हम देती ही है ना इलेक्शन कमीशन को, वो तो हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ने से पहले एफिडेविट फाइल करता है, तो सारी इंफॉर्मेशन तो हम वैसे भी देते हैं। अगर आप हमें शामिल कर रहे हो आरटीआई के अंदर, फिर तो आप एनजीओज को भी करिए, हर एक उस ऑर्गेनाइजेशन को करिए जो सरकार से फ़ायदा लेता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी करिए। किस किस को करोगे आप? जो सरकार से फ़ायदा लेता है, ऐसी तो बहुत सारी बॉडीज़ हैं। अब पक्ष में बात करें, कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं पक्ष में कि आरटीआई के अंदर आनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज। वही सिंपल पॉइंट्स हैं, ट्रांसपेरेंसी आएगी फंक्शनिंग में, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी, कौन कैसे डिसीजन ले रहा है, किस बेस पे डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जनता का जो ट्रस्ट है वो पॉलिटिकल पार्टीज में इंक्रीज होगा, करप्शन कम होगा, फैसले अच्छे से लिए जाएंगे तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ये सारे फायदे हैं। लास्ट में सजेशन की बात आती है, क्या होना चाहिए। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज को अपने आप से ही ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी चाहिए, बिना आरटीआई के आए ही ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को मजबूत किया जाए ताकि वो पॉलिटिकल पार्टीज की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को चेक कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, रीडिफाइनिंग एनोनिमस डोनेशन। अभी देखो, जो अज्ञात डोनेशन मिलता है ना पॉलिटिकल पार्टीज को, या तो वो बंद होना चाहिए या फिर उसकी लिमिट कम होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार ना पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन किसी ग्रुप से मिला, लेकिन दिखा देती है पॉलिटिकल पार्टीज को कि हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डोनेशन मिला है अलग अलग लोगों से, ये अज्ञात लोग हैं, इनका नाम बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये अज्ञात डोनेशन पे या तो बैन लगना चाहिए या फिर इसकी लिमिट कम होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक अवेयरनेस एंड एडुकेशन। पब्लिक अवेयरनेस देखो बहुत जरूरी है पॉलिटिकल प्रोसेसेस में ट्रांसपेरेंसी से संबंधित। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मणिपुर का एग्जांपल लीजिए। देखो मणिपुर में क्या कुछ हो रहा था ये पता था, सरकार को भी पता था, अपोजिशन को भी पता था, लेकिन जैसे ही वो वीडियो आई ना तो एकदम से सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई, सरकार को मजबूरी में एक्शन लेना पड़ा। ये होती है जनता की ताकत। अगर जनता हमारे देश में लिटरेट होना, जनता अगर अपने अधिकारों को जाने, समझदार हो, तो ना सिर्फ पॉलिटिशियंस, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है अगर वो काम नहीं करता है तो।
इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी पॉलिटिकल पार्टी सीख सकती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, सजेशंस हैं क्या करना चाहिए। अब चलते हैं आगे। दो क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो आरटीआई से संबंधित है, दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। pwonlyas.com पे जाके आप दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो और मॉडल आंसर भी आप हासिल कर सकते हो। प्री का क्वेश्चन आज नहीं है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।